वाले का कोई होमवर्क नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, फिर इसका कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं था, लेकिन कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले के तो 4 क्वेश्चन थे ना होमवर्क में, वो कहाँ गए? उसके सोल्यूशन कहाँ है? और वो 2 दिन से आप छोड़ रही हो, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रही हो, उसके क्वेश्चन कहाँ है? सोल्यूशंस मतलब उसके सोल्यूशंस कहाँ हैं? वो मुझे आ नहीं रहा है। कौन सा? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पे क्या लिखना है। ये तो बहुत अच्छा बहाना है, लेकिन ये बहाना चलेगा नहीं। अगर ये इधर नहीं आ रहा तो शेयर्स चैप्टर में कैसे आ गया था? ये बात सच बोल रही हूँ। नहीं, शेयर्स वाले चैप्टर में फिर क्यों समझ में आ गई थी ये वाली बात? इसमें वर्ड्स अलग है ना। है? उसमें कुछ सरल नहीं है, वही जो चीज वहां कर रहे थे, वर्ड्स अलग है। जो चीज वहां कर रहे थे वही काम यहां कर रहे हैं। ये चीज तुम कोलैटरल सिक्योरिटी वाले के लिए बहाना देती तो चल जाता, इसके लिए नहीं चल पाएगा ना। सर आप बहाना नहीं बना रहे हो। कोलैटरल सिक्योरिटी तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब लिखो ये ये गाना। कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला तो था, ये तो शेयर्स का टॉपिक है। बस यहां पे एक छोटा सा चेंज किया है कि शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स लिखते हैं, बाकी सारी चीजें तो सेम है जो शेयर चैप्टर में पड़ी थी। तो इसका तो समझ में, इसका मतलब तुम्हें शेयर्स भी नहीं आता है, और अगर शेयर्स नहीं आता है तो उस समय बताया क्यों नहीं था? अगर कंसिडरेशन शेयर्स आता है। तो शेयर्स आता है तो ये क्यों नहीं आया? ये भी तो वही चीज है। अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एक छोटा सा ही तो अंतर है कि वहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, यहाँ पे मतलब जितना भी परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट है बस वो क्रेडिट करते हैं, बाकी सब चीजें तो सेम है। दोनों कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है, जो शेयर्स में था वही डिबेंचर्स में है। बस एक छोटा सा चेंज है कि शेयर कैपिटल की जगह आप यहाँ पे 8% डिबेंचर्स या 9% डिबेंचर्स अकाउंट करते हो। ठीक है, सीधे सीधे बोलो कि क्वेश्चन किया नहीं है, बहाने क्या मार रही हो कि नहीं आया? हम्म? आप ए लिमिटेड से कोई भी मशीन खरीद के ला रही हो मान लो, तो आप क्या करोगी? मशीन अकाउंट डेबिट करोगी, और ए लिमिटेड को पेमेंट करनी है तो ए लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट कर दोगी। ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड, ये एंट्री होगी आपकी। उसके बाद ए लिमिटेड को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ए लिमिटेड को उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ए लिमिटेड को जब पेमेंट करोगी तो क्या करोगी? ए लिमिटेड का अकाउंट डेबिट करोगी, और उसके बाद अगर शेयर से पैसा दे रही हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगी, अगर डिबेंचर से पैसा दे रही हो तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट या 9% डिबेंचर्स अकाउंट, जितने भी परसेंट डिबेंचर्स इशू कर रहे हो पेमेंट के लिए, वो अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये तो वही चीज है जो हम शेयर्स में पढ़ते थे। इसमें अंतर ही क्या है? मतलब टिपिकल स्कूल वाले बहाने मत चलाओ यहाँ पे कि हमको समझ में नहीं आया इसलिए हम नहीं करके आए क्वेश्चन। सीधे सीधे बोलो हमने पढ़ा ही नहीं है दिन भर, हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे, फलाना पढ़ रहे थे, ढिमकाना पढ़ रहे थे, उल्टी सीधे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, अकाउंट्स पढ़ने का वक्त ही नहीं है। हम्म? 3 दिन में तुम 4 क्वेश्चन नहीं कर पाई, वो भी दो दो एंट्री मारने वाले क्वेश्चन जो आधे घंटे में हो जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर पाई। बताओ, अकाउंट्स में 90 नंबर लाने के लिए कहां से टाइम निकालोगे फिर? ठीक है, यहां पे मान लो मैं एसेट और लाइबिलिटी दोनों खरीद रहा हूं, 1.5 लाख रुपए की एसेट खरीद रहा हूं तो क्या करूंगा? 1.5 लाख रुपए से एसेट्स का अकाउंट डेबिट कर दूंगा, जितनी भी एसेट्स खरीदी हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए की मान लो लाइबिलिटी खरीद रहा हो तो यहाँ लाइबिलिटी का अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, 1 लाख रुपए। ठीक है, मेरे बिजनेस का नाम है क्या? बी लिमिटेड।
मेरे बिजनेस का क्या नाम है? बी लिमिटेड। और मैं ये एसेट और लाइबिलिटी किसकी खरीद रहा हूँ? ए लिमिटेड की। मैं किसकी एसेट लाइबिलिटी खरीद रहा हूँ? ए लिमिटेड की एसेट और लाइबिलिटी खरीद रहा हूँ। तो ए लिमिटेड के मालिकों को मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ए लिमिटेड के मालिकों को मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में कैसे रिकॉर्ड करता हूं? यहां पे क्रेडिट कर देता हूं। क्रेडिट कर दो उसको फटाफट। टू ए लिमिटेड कितना? मान लो 4 लाख। ठीक है। अब इसके बाद यदि डेबिट पे बैलेंस बच रहा है, जो कि यहां पे बच रहा है, कितना बच रहा है डेबिट पे बैलेंस? 3.5 लाख का। तो आप बैलेंस करोगे किसके थ्रू? गुडविल अकाउंट के थ्रू। सेम वही शेयर्स में भी यही एंट्री करते थे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। और क्रेडिट में यदि बैलेंस बच रहा है तो क्रेडिट में बैलेंस करेंगे यूजिंग कैपिटल रिजर्व। सेम लाइक शेयर्स, बैलेंसिंग फिगर आएगी। सेकंड एंट्री क्या होगी? ए लिमिटेड के मालिकों को जो ये 4 लाख रुपए देना है उसको पेमेंट कर देंगे। अब यदि ये पेमेंट मैं कैश या बैंक के थ्रू कर रहा हूं तो मैं टू बैंक अकाउंट कर दूंगा। ठीक है। मान लो 1 लाख रुपए मैंने बैंक के थ्रू दे दिया, बचा हुआ 1 लाख मान लो मैंने शेयर्स के फॉर्म में दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करूंगा। ये मैं शेयर कैपिटल चैप्टर में किया करता था, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देता था, इसके थ्रू पेमेंट होती थी। और फिर बचा हुआ 2 लाख मान लो मैं 8% डिवेंचर्स इशू करके कर रहा हूं, तो 8% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, जितनी पेमेंट मैं डिवेंचर से कर रहा हूं। ये मैंने आपको इस चैप्टर में सिखाया कि इस चैप्टर में हम जब जो सामने वाली कंपनी है उसको पेमेंट करेंगे, वो तो वहां पे हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, क्योंकि डिबेंचर्स का चैप्टर है, तो यहाँ डिबेंचर्स के फॉर्म में पेमेंट करी जाएगी। तो वहां पे हम शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते थे, यहाँ पे 8% डिबेंचर्स अकाउंट क्रिएट करते हैं। बाकी सब चीजें तो सेम है, जो वहां पे कर रहे थे वही यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसमें बताओ क्या नहीं समझ में आया तुमको? ये सेकंड मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्या लिखना है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना है ये नहीं। और ये शेयर में कैसे समझ में आ गया था? वहां कौन बाबा आके समझाया था तुमको? हैं? शेयर में कैसे समझ में आया था ये बताओ? शेयर में भी ये डाउट क्यों नहीं हुआ कि कौन सी चीज कहां पे लिखनी है? हाँ, जल्दी बोलो। आ गया था समझ में वहां पे। कुछ नहीं, तुम होमवर्क होमवर्क करती नहीं हो, घर पे बैठती नहीं हो, बस ये 1 घंटा दिन का अकाउंट्स पढ़ती हो, बाकी पूरा टाइम कुछ अकाउंट्स में नहीं पढ़ती हो। आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपकी मदर से कि घर पे सेल्फ स्टडी कुछ नहीं कर रही हो अकाउंट्स की। 0 नंबर आएगा बोर्ड्स में। ठीक है। बताओ, 3 दिन में 4 क्वेश्चन नहीं किए, आधा घंटा लगता है ये 4 क्वेश्चन करने में। आधे घंटे का समय में नहीं निकाला 2-3 दिन में। लास्ट क्लास कब हुई थी? थर्सडे। थर्सडे को हुई थी। हाँ, थर्सडे के बाद संडे, 3 दिन बाद क्लास हो रही है। चलो क्वेश्चन लिखो। शिव लिमिटेड इशूड। क्या जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो लिखो। कहा पूछ रही हो? सर? क्या? बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो लिखो। क्या क्या कर रही हो? तो होमवर्क करती रही हो, उसके बाद क्या क्या करती रहती हो? 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच at a premium of 10% on 1st April 2021. It purchased fixed assets of the value of 6.5 लाख रुपए and took over
current liabilities of 1,40,000 रुपए and issued 6% debentures at a premium of 5% to the vendor. On the same date, it took a loan from the bank for 1,00,000 रुपए and issued 6% debentures as collateral security. अब आप समझ गई होंगी ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में उन सबका एक तरीके से कंसोलिडेशन है, सबका मिक्सचर है. ठीक है, तो 2-3 दिन बाद क्लास हो रही है तो एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़े. ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगी? क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगी? मैं पूछ ही क्यों रहा हूं, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगी. जो व्यक्ति घर पे एक बूंद प्रैक्टिस ना करता हो वो कहां कुछ कोई क्वेश्चन कर पाएगा. ठीक है, तो चलो हम ही लोग करते हैं. इन द बुक्स ऑफ शिव लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज. चलो क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं और समझ सॉल्व करते रहते हैं. यहां मैं सीरियल नंबर डालूंगा, डेट डालनी पड़ेगी मुझे. ठीक है, यहां पे मैं डेट डालते हुए चलूंगा. क्लियर है? क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट मेंशन की गई है तो इसलिए डेट डालनी पड़ेगी यहां पे. ठीक है, चलो. क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं. शिव लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2021. तो 2020-21 अप्रैल 1 को मैंने क्या किया है, 20,000 डिवेंचर्स को इशू किया है 10% प्रीमियम पे, यानी 110 रुपए पे इशू किया है. ठीक है, तो 2021 अप्रैल 1 को मैंने ये काम किया है, तो ये एंट्री मैं पास करता हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. 20,000 का क्या था, 110. 20,000 इंटू 110 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 22 लाख रुपए. ठीक है, बराबर है सर. हालांकि हम घर पे प्रैक्टिस करते नहीं है 1% भी, लेकिन क्लास में रह के इतना तो याद हो गया है कि हाँ ये एंट्री करनी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो इतना पता है, ये बात गनीमत की है. ये देखो ये कितना हैंग कर रहा है आज.
हम्म, एक सेकंड बस। हम्म, 22 लाख। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री होगी कि हम इसका जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो ट्रांसफर करेंगे 6% डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अरे फालतू की चीजें। एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ये कितने से डेबिट होगा? जितने से क्रेडिट हुआ है ना ऊपर उतने से। 22 लाख। ये कितने से क्रेडिट होगा? 20,000 इंटू 100। 20,000 इंटू 100 यानी केवल फेस वैल्यू पे अकाउंट रिकॉर्ड होता है हमेशा। जस्ट लाइक शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ये अकाउंट भी हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है डिबेंचर की। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100। 100 इंटू 20,000, 20 लाख रुपए। और जो बचा हुआ 2 लाख रुपए वो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है? हाँ सर, ये चीज तो हमको क्लियर है, ये हमको समझ में आता है। हालांकि हमको कंसिडरेशन अदर देन कैश नहीं समझ में आता है, लेकिन ये समझ में आ जाता है। तो चलो कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी एक पॉइंट देख लेते हैं। देखो लिखा है परचेज फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 6.5 लाख रुपए एंड टुक ओवर करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1,40,000 रुपए। और सर आपका कीबोर्ड खुल गया। हाँ पता है, देख तो रहे हैं, बंद तो कर रहे हैं, बंद तो हो। हाँ, तो 6.5 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी हमने, फिक्स्ड एसेट्स। और 1,40,000 रुपए की हमने लाइबिलिटीज खरीदी है। और वेंडर को हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं? 6% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम यानी 105 रुपए पे इशू कर रहे हैं। ठीक है। एसेट खरीदी है 6.5 लाख की, लाइबिलिटीज ली है 1,40,000 रुपए की। पार्टी का नाम लिखा नहीं है कि किससे खरीदी है, तो हम इसको वेंडर ही बोलेंगे फिर। ठीक है। और पेमेंट करने के लिए उसको 6% डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे। ठीक है। चलो April 1 फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहा हूं मैं, तो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट डेबिट कर लो। एसेट की संख्या बढ़ रही है इसलिए डेबिट होगा। ठीक है। कितने के खरीदे थे? 6.5 लाख के। ठीक। क्रेडिट कर दो, करंट लाइबिलिटीज ली थी, लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारे पास तो क्रेडिट होंगी। कितने की ली है? 1,40,000 की। क्रेडिट कर दो, बहुत बढ़िया। फिर बचा क्या? जो डिफरेंस बच रहा है उतने की पेमेंट मुझे करनी होगी। जो यहाँ डिफरेंस बच रहा है उतने की पेमेंट मुझे वेंडर को करनी होगी। कितना डिफरेंस बच रहा है? 5,10,000 रुपए। ठीक है। अगर अमाउंट स्पेसिफाइड होता, एक सर्टेन अमाउंट दिया रहता जो मुझे पे करना है वेंडर को, तो क्लियर रहता कि कितना पे करना है, लेकिन वो दिया नहीं है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बच रहा है दैट विल बी द अमाउंट पेड टू द वेंडर। तो कितना अमाउंट पे करेंगे? 5,10,000 रुपए हमें पे करने होंगे वेंडर को। अगली एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? ये जो 5,10,000 की पेमेंट करनी है फाइनली कर दी जाएगी। और कैसे की जाएगी? इसके लिए हम
डिबेंचर्स इशू करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? डिबेंचर इशू करेंगे। ठीक है, 5,10,000 की पेमेंट करनी है। 100 रुपए का प्रत्येक डिबेंचर है, पर 5% प्रीमियम यानी 105 पे इशू किया जाएगा। तो आखिरकार कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे वेंडर कंपनी को? ये निकाल लेते हैं। 5,10,000 डिवाइडेड बाय 105, दिस विल बी इक्वल टू 4857। कितना हो जाएगा? 4857। ठीक है, 4857 आएगा। तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 4857 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 4857 डिबेंचर्स जो हम इशू कर रहे हैं वेंडर कंपनी को पेमेंट के लिए, 4857 इंटू 100 कर दो। 4857 इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 4,85,700। ठीक है, और 5% प्रीमियम पे यहाँ शेयर डिबेंचर इशू किया जा रहा है। तो 5 रुपए प्रीमियम है आपका। तो 4857 इंटू 5 कर दो, प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। हालांकि प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पे आप बेस्ट ये रहेगा कि 5,10,000 में से 485700 माइनस करके निकाल लो। 5,10,000 माइनस 485,700, यह आ जाएगा 24,300। कितना आ जाएगा? 24,300 प्रीमियम। ठीक है, तो जो पेमेंट करी जा रही है किसको? आपके ये जो वेंडर कंपनी है, कितने की पेमेंट करी जा रही है? 5,10,000 की। ये पेमेंट आखिरकार 10% 5% प्रीमियम पे हो रही है। तो अ, जो 6% डिबेंचर्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 485,700 से विद द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो क्रेडिट होगा 24,300 से विद द फेस वैल्यू ऑफ 5 रुपीज। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज देखते हैं इसमें क्या दी हुई है। कह रहा है ऑन द सेम डेट इट टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर 1 लाख रुपए एंड इशूड 6% डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। 1 लाख रुपए का लोन लिया और 6% डिबेंचर्स इशू कर दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, चलो फिर April 1 लोन लेने की एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का? 1 लाख रुपए का। और डिबेंचर्स जो आप क्या कर रहे हो? कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर रहे हो, उसका रिप्रेजेंटेशन हमें उसमें भी करना पड़ेगा आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी आपको रिप्रेजेंटेशन इसका करना पड़ेगा। ठीक है, 6% डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इसके करने के दो मेथड आपको बताए थे। आपने कहा था सेकंड वाला सही लग रहा है, तो सेकंड मेथड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एंट्रीज कर रहे हैं। सेकंड मेथड के हिसाब से आपको उसमें क्या कहते हैं, बैलेंस शीट में भी एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन इसका देना होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी इसको रिप्रेजेंट कर ही देते हैं लगे हाथ। ठीक है, नीचे बैलेंस शीट बना लेते हैं छोटी सी। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट as at 31st March 2022।
करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। ठीक है, फर्स्ट चीज हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यही उस दिन बताया था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर मेरा आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, जो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। ठीक, और लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर मेरा आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो मैंने लंबे समय के लिए उधारियां ले रखी हैं। ठीक है, चलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आखिर इस क्वेश्चन में कितने रुपए की हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैंने आखिर इस क्वेश्चन में कितने रुपए की कर रखी हैं? इस क्वेश्चन की बात करें तो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टोटल कर रखी हैं जो पहले वाला था, जब आपने डिबेंचर इशू किए थे तो टोटल 20 लाख रुपए के वहां पे डिबेंचर्स इशू हुए थे। 22 लाख रुपए पे इशू किए थे, लेकिन फेस वैल्यू कितनी थी, 20 लाख थी, तो 20 लाख वो हो गया। फिर जब आपने अभी पेमेंट करी है किसको, वेंडर कंपनी को, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले, वहां पे 4,85,700 के डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, फेस वैल्यू ही देखनी है, और 1 लाख यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो गया, 25,85,700। इतने से यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। प्रीवियस ईयर की अमाउंट यहाँ कुछ नहीं होगी क्योंकि थी नहीं पहले से। इसके साथ नीचे आपको एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है बैलेंस शीट के नीचे, तो नोट्स टू अकाउंट्स बना दीजिए, क्या दिक्कत है। पर्टिकुलर्स, ठीक, नोट नंबर 1 लगा दीजिए इसके आगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे, और फिर जब आप इसमें आएंगे तो आप पहला नोट एक्सप्लेनेशन देंगे इसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, कि इसके अंदर क्या क्या अमाउंट इंक्लूडेड है। इसका ये अर्थ होता है कि आप ये बताएंगे कि ये 25,85,700 रुपए के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आखिर आई कैसे है। तो आप लिखेंगे इसमें कि 6% डिवेंचर्स हैं, जो कि टोटल आपने इशू किए हैं कितने के, टोटल डिवेंचर इशू किए हैं आपने 20, 485 और 1, 25,87,000, 85,000, ठीक है, 700 रुपए के। क्लियर है, और इसमें से लेस कर दीजिए ये डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख रुपए का, डिवेंचर सस्पेंस इसमें से लेस कर दीजिए, कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, ये वाला अमाउंट कॉलम माइनस का हटा दो यहां से। ये कितना बचा, 24,85,700। और बैंक लोन जो आपने 1 लाख रुपए का लिया है, लोन लिया है, वो भी तो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, इसको यहाँ पे दिखा देंगे, कितना हो जाएगा, 25,85,700 रुपए फाइनली आपके आ जाएंगे। क्या ये क्लियर है कि नहीं? हाँ, क्या ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। कोई कोई डाउट अब इसमें है? सर ऐसा तो नहीं, लेकिन मतलब अभी तो टाइम लगेगा ना, इसमें बैलेंस शीट ये सब जो है ना बताया था उस दिन भी मैंने। हाँ, तो टाइम लगेगा तो बैलेंस शीट में तो समय लगेगा, एंट्री तो सिर्फ 2 ही मारनी है ना इसमें, तो जो भी समय लगेगा बैलेंस शीट बनाने में लगेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो समय देना किस पे है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने में, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाने में। ठीक है, क्योंकि एंट्री तो कुछ करनी ही नहीं, एंट्री तो 2 मामूली सी एंट्रीज करनी है,
और कहीं आप अगर इसका फर्स्ट मेथड फॉलो करने लग जाओ तो वहां तो सिर्फ एक ही एंट्री करनी है, ठीक है। तो बेनिफिट्स हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है पूरा? हम्म। यस सर। चलो फिर बढ़िया है। अब कल अचानक से ये तो नहीं आएगा सर ये करते कैसे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। हाँ वैसे ये तो रोज ही आएगा, है ना, जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तभी आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, सर एक सेकेंड। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच। on 1st April on 1st April 2021 on 1st April 2021 at par, at par, ठीक है। एट पार कर दे कि एट प्रीमियम कर दे, इसको छोड़ो, इसको जरा सा चेंज कर लो। इसको कर लो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब पूरी लाइन फिर से बोले दे रहा हूं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच ऑन 1st April 2021 on 1st April 2021 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। क्या कर लो, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% कर लो इसको, बराबर है। हाँ। यस सर। हम्म। चलो आगे देखो, फुल स्टॉप लगा के। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स इज पेड, इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली। Interest on these debentures is paid half yearly, comma, comma, that is on 30th December, on 30th September and 31st March, comma, on 30th September and 31st March. Full stop.
pass necessary journal entries for the year ended on pass necessary journal entries for the year ended on 31st March 2022 for the year ended on 31st March 2022 assuming that income tax is deducted assuming that income tax is deducted at the rate 20% at the rate 20% on the amount of interest full stop on the amount of interest full stop क्वेश्चन हो गया लिख लिया पूरा बताओ At the amount of on the amount of interest कोई डाउट हो तो बताओ क्वेश्चन पूरा हो गया yes sir. चलो क्वेश्चन क्या है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है उसने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए का प्रत्येक डिबेंचर और 10% प्रीमियम पे इशू कर रही है शेयर्स को यानी 110 रुपए पे इशू कर रही है अब उन डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया जाएगा ना वो हाफ ईयरली के हिसाब से पे किया जाएगा मैंने आपको शायद जब ये चैप्टर की शुरुआत कर रहा था तो बताया था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो होता है वो हाफ ईयरली ही पे किया जाता है ठीक है एनुअल बेसिस पे नहीं किया जाता ठीक है तो एक बार 30 सितंबर को दिया जाएगा इंटरेस्ट फिर 31 मार्च को दिया जाएगा फिर 30 सितंबर को फिर 31 मार्च को ठीक है अब ये कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ इसके ऊपर और जो इंटरेस्ट आप दोगे ना उस क्योंकि इंटरेस्ट क्या होती है डिबेंचर होल्डर की कमाई होती है और कमाई के ऊपर सरकार को इनकम टैक्स चाहिए होता है ठीक है कमाई के ऊपर क्या होता है सरकार को इनकम टैक्स चाहिए होता है तो सरकार कहती है कंपनी से कि देखो तुम अगर 10 रुपए इंटरेस्ट दे रही हो तुम 10 रुपए अगर इंटरेस्ट दे रहे हो किसको डिबेंचर होल्डर को तो उस 10 रुपए में से 2 रुपए तो हम उससे वैसे भी लेंगे क्योंकि उसकी इनकम हो रही है तो इनकम के ऊपर बनता है इनकम टैक्स तो हम तो लेंगे उससे तो बजाय इससे कि हम उससे ले जाके तुम ऐसा काम करो कि इस 10 रुपए में से 2 रुपए तुम ही काट लो और हमारे पास जमा करवा दो और 8 रुपए तुम केवल इसको पे करो समझ में आ रही है बात कि नहीं सरकार कंपनी से कहती है कि तुम 10 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो किसको डिबेंचर होल्डर को अब 10 रुपए क्योंकि इसके लिए कमाई है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इस व्यक्ति के लिए क्या है इट इज एन इनकम फॉर हिम और कहीं भी इनकम अक्रू कर रही है किसी भी व्यक्ति के लिए तो उसके ऊपर सरकार को इनकम टैक्स चाहिए क्योंकि सरकार को अपनी कमाई तो करनी है तो अब सरकार इससे इनकम टैक्स मांगेगी इनकम टैक्स मान लो बन रहा है 2 रुपए तो सरकार कहेगी 2 रुपए तुम हमको दो तो नेट इसके लिए पैसा कितना बचा 8 ही रुपए बचा है नेट इसकी कमाई कितनी है 8 ही रुपए बची है क्योंकि 10 रुपए जो ये कमा रहा है उसमें से 2 रुपए तो सरकार ले जा रही है तो सरकार कंपनी से कहती है कि ये 2 रुपए हम उससे ले जाके उससे अच्छा ये है कि तुम ही 2 रुपए हमको दे दो और 8 रुपए क्या करना है इसको नेट पे कर दो ठीक है समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में आई ये बात कि नहीं yes sir. तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि वो जो इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा ना जो वो टीडीएस डिडक्ट होगा इस इनकम टैक्स को जो ये कंपनी काट रही है ना इसको हम टीडीएस कहते हैं ठीक है ये इनकम टैक्स ही लेकिन इस टर्म को जब कंपनी काट के इस तरीके से पैसा दे रही है ना तो इस चीज को टीडीएस कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो वो कितना है 20% होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अरे क्या बकवास कर रही हो वो अलग चीज होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आपने ले रखे हैं ना तो आपको टैक्स में छूट मिलती है और टीडीएस होता है टैक्स आपका उल्टा कट रहा है किसी चीज पे ठीक है समझ गई ठीक है अच्छा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स है कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टाइप अगर आप लेती हो तो सरकार उसके जितने अमाउंट के आपने ले रखे हैं उतने की आपको टैक्स में छूट देता है ठीक है जो आपने इन्वेस्टमेंट उसमें कर रखा है एक सर्टेन लिमिट तक ही देता है लेकिन
क्लियर है? उसको कहा जाता है सेक्शन 80C की डिडक्शन इनकम टैक्स में। खैर, जब वक्त आएगा तो आप ये पढ़ेंगी। क्लियर है? क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये समझ में आ गया? क्या हो रहा है ये समझ थोड़ा में? थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ना। अब एंट्रीज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2021 अप्रैल 1 को हम एंट्री करेंगे। एंट्रीज कहाँ हो रही है? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले हमें क्या करना है? डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो डिबेंचर इशू करने की सबसे पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 110 रुपए पे इशू कर रहे हैं, तो टोटल 11 लाख रुपए मिलेंगे मुझे डिबेंचर इशू करने पे। ठीक है? फिर अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए डिबेंचर्स अकाउंट में। तो 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा? ये 11 लाख रुपए से। ठीक है? फिर हम क्रेडिट कर देंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने से? 10,000 इंटू 100, दैट इज 10 लाख रुपए फेस वैल्यू से। और 1 लाख रुपए से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या क्रेडिट हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? इतना बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं? डिबेंचर इशू करने का पार्ट। हाँ, यस सर। अब बढ़ते हैं अगली तारीख, सितंबर 30 को। सितंबर 30 को मुझे क्या करना है? ये जो 10 लाख रुपए के डिबेंचर मैंने इशू किए हैं ना, इस पे मुझे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है अपने डिबेंचर होल्डर को। ठीक है? तो मैं जरा निकालता हूं मेरे डिबेंचर्स कि मुझे कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी 10 लाख रुपए पे ही। 11 लाख पे मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए उसमें प्रीमियम की अमाउंट होगी। ठीक है? तो फेस वैल्यू यानी 10 लाख पे ही कैलकुलेट होगा। और क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप कितनी लिखोगे? डिबेंचर्स की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप लिखोगे बैलेंस शीट में, कितनी लिखोगे? 10 लाख ही लिखोगे ना। तो 10 लाख पे ही इंटरेस्ट निकाला जाएगा। 10 लाख का कितना परसेंट करेंगे? 10%। और फिर बाद में कर देंगे 6/12। क्यों करेंगे 6/12? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट किया जा रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे। कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? हाफ ईयरली बेसिस पे। तो इसलिए लास्ट में 6/12। तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। और फिर 6/12 कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। और यहाँ मैं डेबिट कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 50,000 रुपए से। ठीक है? डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि खर्चा बढ़ने पे डेबिट होता है। ठीक? ये 50,000 रुपए मुझे किसको पे करने हैं? अपने डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर्स मेरे लिए एक तरीके से क्रेडिटर है, क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ रही है, तो डिबेंचर होल्डर्स का खाता मैं क्रेडिट कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। ठीक है? लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट तो पे किया नहीं जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया, इसमें से 20% अमाउंट जो होगा वो इनकम टैक्स के तौर पे हम काट लेंगे, क्योंकि वो अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये जो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बन रहा है डिबेंचर होल्डर का, इसमें से 20% अमाउंट जो है वो हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार का पैसा है जो हमें सरकार को पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे टीडीएस पेबल अकाउंट। क्या कर देंगे? क्रेडिट टीडीएस पेबल अकाउंट। ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि सरकार को देना है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। 10,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली डिबेंचर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 40,000। डिवेंचर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 40,000। 40,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है? तो 50,000 इंटरेस्ट बन रहा था डिवेंचर होल्डर का, लेकिन मिलेगा 40,000, क्योंकि 10,000 सरकार के पास चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? ये एंट्री क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस सर।
चलो इसके बाद क्या एंट्री होगी, इसके बाद एंट्री होगी आप डिबेंचर होल्डर्स को जो उनका 40,000 बनता है वो फाइनली पे कर दोगे उनको। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बल्कि कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, रुको कंबाइंड एंट्री करेंगे। हाँ, डिबेंचर होल्डर्स का जो 40,000 बनता है वो उनको पे कर दोगे, और सरकार का जो 10,000 बनता है ना, सरकार को 10,000 पे करना है ना, तो सरकार को उनके हिस्से का 10,000 पे कर दोगे। तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से, 10,000 से, टू बैंक अकाउंट, कितने से क्रेडिट होगा ये, 50,000 से। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये दो एंट्री याद रखो। इंटरेस्ट और डिबेंचर्स की ये दो एंट्री होती हैं। पहले तो ये ड्यू करने वाली एंट्री हो गई कि इंटरेस्ट को ड्यू कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने पे कर दिया इंटरेस्ट को, बराबर है। अब यही काम मैं करूंगा कब, 31 मार्च को भी, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है। 2022 31 मार्च को मैं क्या करूंगा, फिर से एंट्री करूंगा। इंटरेस्ट की अमाउंट फिर से वही आएगी, क्योंकि 10 लाख पे हम निकालेंगे, 10% कितना आएगा, 1 लाख, और फिर उसका 6/12 यानी 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर लूंगा, कितने से, 50,000 रुपए से। डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, कितने से, 40,000 रुपए से। 40,000 से क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फिर से सरकार को टैक्स देना है। कितना टैक्स है, 10%, 20%। तो 50,000 का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए आएगा। 10,000 क्या होगा मेरा, टीडीएस पेबल लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। और फिर बचा कितना, 40,000, वो डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा, वो भी एक लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों लाइबिलिटीज को मैं जब पे करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा देना है, 40,000। टीडीएस कितना देना है सरकार को, 10,000। और बैंक कितना हमारे पैसा जा रहा है, 50,000। क्लियर है। और उसके बाद फाइनली दोनों हमने इंटरेस्ट पे कर दिए साल के, 31 सितंबर वाला भी, 31 मार्च वाला भी। तो इसके बाद फाइनली हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट वाली चीज़ें उनको राइट ऑफ कर देंगे। तो जब हमने ओरिजिनली डिबेंचर इशू किया था तो उस वक्त तो कोई नॉमिनल वाला लॉस या एक्सपेंस तो है नहीं, तो उधर छोड़ो। बाकी ये जब डिबेंचर्स हम इशू कर रहे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम जब पे कर रहे थे, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट है ये एक नॉमिनल आइटम है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, तो एक नॉमिनल आइटम है। तो 50,000 सितंबर 30 का और 50,000 31 मार्च का, तो 1 लाख रुपए का ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे पीएल से, बिकॉज इट इज अ नॉमिनल आइटम। ओके, क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यस सर। पक्का पूरा क्लियर है? हम्म। तो इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन, यस सर। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा तो कर करके लाओगी, या फिर कल ये कहोगी अरे सर इसको करना कैसे, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि हमने कल कह दिया था आपसे कि हमको समझ में आ गया, लेकिन पता नहीं क्या कहे, हमारा दिमाग ऐसा है कि घर जाते ही हम चीजें भूल जाते हैं। मतलब क्लास ओवर होने के बाद जैसे ही अभी मीटिंग एंड करेंगे वैसे ही याद आएगा, अरे चीज तो हमको समझ में नहीं आई। अरे सब मीटिंग एंड करने से पहले सब समझ में आ जाता है, मीटिंग एंड करने के बाद नहीं समझ में आता है, पता